नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपना जो हमारा सब्जेक्ट है नॉलेज एंड क्यूरिकुलम डेवलपमेंट जो बीएड सेकेंड ईयर का है, इसके जो सेकेंड यूनिट है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कि आज पहला लेक्चर है। और इस पहले लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसको कि हम जो है वो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के नाम से जानते हैं, और शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम जो है इसको एनकेसी का नाम देते हैं। एनकेसी क्या है, किस प्रकार की ये बॉडी है, कैसे ये अस्तित्व में आई और क्या क्या इसकी रिकमेंडेशंस हैं, आज इस क्वेश्चन के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 13 जून 2005 को हुआ था। और ये जो उस समय क्या है प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके जो है वो द्वारा किया गया। और जो श्री सेम पित्रोदा जी थे वो इस एनकेसी संगठन के अध्यक्ष थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है राष्ट्रीय जो ज्ञान आयोग था ये क्या था, संक्षिप्त में जैसे हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की एडवाइजरी बॉडी थी जो कि प्रधानमंत्री जी को सलाह देने के लिए बनाई गई थी। शिक्षा से संबंधित किस प्रकार जो है हम जो है अपनी जो ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो है उसको हम बढ़ाएं, किस प्रकार से जो है भारत दूसरों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे और उनको प्रेरणा देने वाला बने, कैसे जो है इस शिक्षा के क्षेत्र में हम जो है क्या क्या सुधार करें, क्या क्या सुझाव दें, इस काम को जो है इन्होंने इसके माध्यम से किया था। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जो ये जो कमेटी थी इसके अंदर जो है वो मेनली 8 व्यक्ति शामिल थे, जो कि इस प्रकार से है। जैसे पहला हमारा डॉक्टर सेव पित्रोदा जी थे, दूसरे डॉक्टर अशोक गांगुली जी थे, ये क्या थे, ये अध्यक्ष थे और ये इसके सदस्य थे। उसके बाद डॉक्टर पी बलराम जी थे, फोर्थ है वो डॉक्टर ज्योति घोष, डॉक्टर दीपक नैयर, श्री नंदन तिलेकनी, डॉक्टर सुजाता एंड डॉक्टर अमिताभ, ये सदस्य थे इसके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो था इसका गठन किया गया था। और जो है ये 21वीं शताब्दी की जो हमारी शिक्षा की जो मेन समस्याएं थी, जो चुनौतियां थी, उन चुनौतियों से किस प्रकार से जो है वो शैक्षिक ढांचे में हम उन चुनौतियों से निपटते हुए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपना शैक्षिक प्रदर्शन करें, ये भारत के सामने जो है वो उस समय की एक मेजर प्रॉब्लम थी। ठीक है, और दूसरा जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है प्रयोगशाला में, वहां पर ज्ञान का प्रदर्शन हम किस प्रकार से करें, ज्ञान का निर्माण हम किस प्रकार से करें, ये भी समस्या थी। और उसका जो डेवलपमेंट करना था ज्ञान और विज्ञान का, ये इसका मुख्य उद्देश्य के अंदर आता है। हम थोड़े से इसके उद्देश्यों की बात कर लेते हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव कैसे हैं, कौन कौन से हैं इसके, और इसका जो कार्यविधि है वो कैसे चलती है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो जो शिक्षा है, सबको शिक्षा देना, हम जो है इस जो 21वीं शताब्दी थी इसको एक ज्ञान शताब्दी के रूप में कैसे मनाएं, कैसे हम ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रचार और प्रसार करें, हर एक व्यक्ति की पहुंच के अंदर जो है वो ज्ञान जाना चाहिए, हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के जो है वो भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री थे उस समय श्री मनमोहन जी उन्होंने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था, और जिसके निर्देशन में क्या है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई थी। और शिक्षा से लेकर के कहते हैं कि जो ई गवर्नेंस है वो सभी जो है वो अपनी परिधि के अंदर इन्होंने लेकर के एक ज्ञान समाज के रूप में, एक नॉलेज सोसाइटी के रूप में भारत को परिवर्तित करने का काम जो है वो इन्होंने करने का प्रयास किया। पहले जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो मुख्य 21वीं शताब्दी की समस्या थी वो था हर एक व्यक्ति तक शिक्षा को पहुंचाना, उस चैलेंज को स्वीकार करना। ठीक है, दूसरा इसमें था आपका कि जो ज्ञान और विज्ञान की जो शिक्षा है वो मैक्सिमम हम जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, और जो ऐसी व्यवस्थाएं हम संस्थाओं के अंदर करें जिससे कि क्या है हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसका जो मैनेजमेंट है वो इंक्रीज हो जाए, मैनेजमेंट में जो है शिक्षा के उसमें वृद्धि हम करें। थर्डली इन्होंने कहा कि कृषि और जो उद्योग हैं उनका जो है उनकी विज्ञान का विकास हम करें, क्योंकि कृषि क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम सभी जानते हैं। और कृषि के क्षेत्र में वृद्धि, और कृषि के साथ ही हमारे जो उद्योग धंधे वो भी जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल क्या कहाँ से मिलता है, उद्योगों को कृषि से ही मिलता है।
तो जो कृषि है और जो उद्योग थे उनको भी किस तरह से विकसित किया जाए, और इसके साथ ही साथ क्या है, नागरिकों को क्या है, सरकार के द्वारा एक कुशल नागरिक कैसे बनाना है उसका जो उल्लेखनीय है, और जो पारदर्शी सेवा रूप है उसका विकास करना, ताकि क्या है, जो एक व्यक्ति क्या है समाज का एक हिस्सा होता है, और अगर एक व्यक्ति लाभान्वित होता है तो समस्त जो समाज है वो लाभान्वित होता है। इन उद्देश्यों को लेकर के, इन एम्स को लेकर के 2 अक्टूबर 2005 को जो है वो ये गठन किया गया, जिसने कि लगभग 3 वर्ष का इसका कार्यकाल था। फिर भी 2 अक्टूबर 2008 तक जो है, 2005 से लेकर के 2008 तक इसका 3 साल का कार्यकाल इन्होंने निर्धारित किया, और इस कार्यकाल के अंदर जो है वो इन्होंने काफी कुछ जो है वो काम किए। अब मुख्य रूप से अगर हम संगठन की बात करें तो संगठन के रूप में देखिए, सबसे पहले जो मेन था इसके अंदर, सबसे पहले ये प्रधानमंत्री जी को सलाह देने के लिए बनाई गई थी, और इसका आयोजन किया गया था, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे, और इन्होंने क्या किया, जो अध्यक्ष थे, योजना आयोग के जो सदस्य थे उनको साथ लेकर के इन पर विचार विमर्श किया गया। जो अध्यक्ष थे और जो विभिन्न मंत्रालय थे जो इन चीजों से जुड़े हुए थे, शिक्षा संबंधी समस्याओं से जुड़े हुए थे, उन सदस्यों के साथ मिल करके फिर जो है वो स्पोर्ट्स जो स्टाफ है उसकी नियुक्ति की गई थी, और उन्होंने शिक्षा के जो निर्धारित उद्देश्य थे उनको 3 वर्ष के कार्यकाल के अंतर्गत जो है इन्होंने पूरा करने का प्रयास किया, और बहुत सारे रिकमेंडेशंस इन्होंने जो है वो लगभग 300 रिकमेंडेशंस हमें दी, ताकि जो हम शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। ठीक है, लेकिन क्या है कि 300 रिकमेंडेशंस को पढ़ पाना, उतर पाना तो देखिए पॉसिबल नहीं होता है लेक्चर के अंदर, लेकिन फिर भी हम जो मेन इनकी रिकमेंडेशंस है उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इन्होंने क्या है, इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो रिकमेंडेशंस आज भी जो है हमारी शिक्षा के अंतर्गत क्या है, एक बहुमूल्य उनका योगदान है, जिसको कि क्या है हम फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है हमारी रिकमेंडेशंस हैं वो क्या है, फर्स्टली इन्होंने कहा कि ज्ञान तक पहुंच में वृद्धि करना, हर व्यक्ति की ज्ञान तक पहुंच में वृद्धि हम करें। सिफारिशें या रिकमेंडेशंस कहते हैं एनकेसी की सिफारिशें और रिकमेंडेशंस। राष्ट्र एनकेसी की सिफारिशें, पहला था ज्ञान तक पहुंच, ज्ञान तक पहुंच हो हर व्यक्ति की, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या है, लोगों की ज्ञान तक पहुंच को सुनिश्चित करना, ज्ञान तक पहुंच को जो है वो क्या है सुनिश्चित करना, उसको इंक्रीज करना, उसमें वृद्धि करना। दूसरा इनका था उन संस्थाओं को विकसित करना, मैक्सिमम संस्थाओं की स्थापना करना जो कि क्या है ज्ञान के क्षेत्र के अंदर अपना योगदान दे सकें। जीडीपी जो था, सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं, कि वो 0.8% उस समय था, उसको हमने 2.5% पर यहाँ पर लेकर आने का हमारा टारगेट बना था। और क्या है, जो प्रथम भाषा के साथ साथ क्या है अंग्रेजी भाषा है उसको भी शुरू किया जाए। प्रथम भाषा के साथ साथ, प्रथम भाषा के साथ, जैसे प्रथम भाषा हमारी मातृभाषा होती है, अंग्रेजी विषय को शामिल किया जाए, अंग्रेजी को शामिल करना। ये भी जो है इनकी रिकमेंडेशन थी कि हम जो है वो बच्चों को प्राइमरी लेवल पर क्या है इंग्लिश भाषा पढ़ाएं। उसके बाद क्या है, जो व्यावसायिक शिक्षा है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके अधीन होनी चाहिए। ठीक है, जो व्यावसायिक शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन होनी चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशन इनकी थी, अधीन होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने बात की कि जो सार्वभौमिक शिक्षा है, सार्वभौमिक शिक्षा का मतलब क्या कि हर एक जो व्यक्ति तक है वो शिक्षा पहुंचे, तो वहां पर जो हमारा
ग्रेस एनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाया जाए, और उसके साथ साथ क्या है, हर बच्चे को पढ़ाने के लिए हम प्रयास करें। और क्या है, जो वित्तीय साधन है उनका क्या है, वित्तीय साधनों का विकेंद्रीकरण करना। वित्तीय जो साधन थे, वित्तीय साधनों का विकेंद्रीकरण। जो वित्तीय साधन क्या है आपका जैसे पैसे हैं, देखिए जब हम शिक्षा क्या है, शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम प्रोवाइड करवाएं तो बहुत ज्यादा वित्त की हमें आवश्यकता होती है। तो इन्होंने कहा कि अगर शिक्षा को गवर्नमेंट और प्राइवेट क्षेत्र के अंदर बांट दिया जाए तो उससे क्या होगा, उससे जो शिक्षा का क्या है सुधार होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उस समय इतनी मतलब कि अच्छी अवस्था में हमारी क्योंकि हम क्या थे, विदेशी जो शासन था उससे काफी मतलब हमने सुधार कर लिया था, क्योंकि 47 में हम आजाद हो गए थे और ये 2005 के अंदर एक आया था कमीशन जो था। काफी कुछ परिस्थितियां हमारी सुधर चुकी थी पहले की बजाय, लेकिन फिर भी जो है वो क्या है, संसाधन इतनी ज्यादा मात्रा में हमारे पास नहीं थे कि हर चीज जो है वो सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाए। तो इन्होंने जो है वो साधनों की क्या है विकेंद्रीकरण पर बल दिया, ताकि जो है वो हर कोई जो शिक्षा के अंदर अगर अपना योगदान देना चाहता है तो वो प्राइवेट सेक्टर भी जो है उसके अंदर योगदान दे। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि 50 नए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएं। 50 नए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएं। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएं। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलने का जो था वो क्या था कि उस समय जो था केवल जो है 25 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी। तो इन्होंने कहा कि इतने बड़े देश में जो है वो 25 सिर्फ यूनिवर्सिटीज हैं, तो देखिए हम कहाँ तक जो है वो हर व्यक्ति को शिक्षित या हायर एजुकेशन कैसे दे पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि जो है कम से कम जो है वो 50 नए और जो नेशनल जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हम कहते हैं, नेशनल विश्वविद्यालय ऐसे खोले जाएं, जिससे कि है क्या है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो है हम तरक्की कर सकें, विकसित हो सकें। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय जो है वो पुस्तकालय आयोग का गठन किया जाए। एक राष्ट्रीय नेशनल लाइब्रेरी जिसको कहते हैं, एक राष्ट्रीय पुस्तकालय का गठन किया जाए। ये इनकी रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा भी और भी मैं अगर वर्बली डिस्कस आपसे करूं तो इन्होंने कहा कि एक जो है केंद्रीय पुस्तकालय कोष की स्थापना भी की जाए, और इसके साथ साथ एक राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन स्थापित किया जाए, जिसमें कि सभी प्रकार के जो पुस्तकालय हैं उसकी गणना की जा सके, कि जितने भी नेशनल लाइब्रेरीज हैं हमारे देश के अंदर उनको भी जो है संभालने वाला कोई एक ऐसा कमीशन या एक ऐसा गठन होना चाहिए जो कि है इनका रिकॉर्ड रख सके और इनके अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड कराए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पुस्तकालयों की व्यवस्थाएं जो है वो करवाई जाए। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो पुस्तकालय हैं उनको बेहतर बनाने के लिए क्या है 1000 करोड़ रुपए के केंद्रीय कोष की स्थापना की जाए। ठीक है, कि इतना बड़ा अगर राशि, क्योंकि क्या है लाइब्रेरी को मेंटेन करना और लाइब्रेरी के अंदर हर तरह की व्यवस्था बनाने के लिए बहुत अधिक वित्त की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने कहा कि कम से कम जो है वो 1000 करोड़ रुपए का जो क्या है राशि केंद्रीय कोष के अंदर केंद्रीय कोष की स्थापना के माध्यम से दी जाए। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र और एक नियामक कोई संस्था हमें बनवानी चाहिए, एक एडवाइजरी बॉडी जो है हमें बनानी चाहिए जो कि स्वतंत्र रूप से इन शैक्षणिक संस्थाओं के काम की जांच करे, और उच्च शिक्षा के लिए क्या है एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण बनाया जाए, एक ऐसे रूल्स बनवाए जाए, एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो कि है क्या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे। और सभी जो विश्वविद्यालय हैं कहता है कि कम से कम 3 वर्ष के अंतराल के पश्चात उनके अंदर जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उस पाठ्यक्रम को क्या है इवेल्युएट करे उसको, कि जो पाठ्यक्रम वो विश्वविद्यालय पढ़ा रहे हैं वो आज के संदर्भ में या उस समय के संदर्भ में कितने स्टिक बैठ रहे हैं। ठीक है, और पाठ्यक्रम के इवेल्युएशन के द्वारा जो है वो इस चीज से पता लगता है। तो इन्होंने इस चीज को भी रिकमेंड किया, और उसके साथ ही साथ इन्होंने ये कहा
कि पाठ्यक्रम पर जो पुनर्विचार का काम है वो किया जाए। फिर इन्होंने कहा कि जो 2015 तक क्या है, 2015 तक इन्होंने कहा कि कम से कम 1500 नए विश्वविद्यालय खोले जाएं, कम से कम 2015 तक क्या है, 2015 तक कितने खोले जाएं, कम से कम कहते हैं कि 1500 विश्वविद्यालय हैं वो जो है वो भारत सरकार के द्वारा खोले जाएं। अगर इतने लार्ज स्केल के ऊपर विश्वविद्यालय खोले जाते हैं, इंडस्ट्रीज खोले जाते हैं, तो उच्च शिक्षा के अंदर जो आने वाली बाधाएं हैं, जो लोग पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे हैं, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं एजुकेशन तक, उनकी पहुंच के अंदर जो है वो एजुकेशन हो जाएगी। इस प्रकार जो है ज्ञान पर आधारित एक जो व्यवस्था थी उस पर उन्होंने बनाने का प्रयास किया था। इसके साथ ही साथ इन्होंने ये कहा था कि जो ज्ञान की धारणाएं हैं, जो ज्ञान फैलाने का जो काम संस्थाएं करती हैं, उन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। एक व्यापक स्तर पर, एक ऐसा व्यापक स्तर पर वातावरण का सृजन किया जाए जिससे कि ज्ञान को लोगों की पहुंच तक बनाना क्या है, ईजी हो जाए। और इसके साथ ही साथ क्या है, विशिष्ट विधि हेतु ज्ञान के जो प्रयोग हैं उनका विकास किया जाए। ठीक है, और इन्होंने क्या है, ये तो इसकी रिकमेंडेशन थी। अब एरिया ऑफ द फोकस पर जिन पर इन्होंने काम करना था वो क्या थे, प्रमुख 5 जो एरियाज थे इन्होंने लिए थे। उन 5 एरियाज में देखिए कौन कौन से हैं। पहला है एक्सेस कंसेप्ट, 5 एरियाज पर बेसिकली इन्होंने फोकस किया था। देखिए पहला फोकस एरिया या फोकस एरिया कौन सा था, पहला इन्होंने बात की, फर्स्ट जो था, फर्स्ट पर इन्होंने बात की, पहुंच की बात की, एक्सेस की बात की। जो शिक्षा है वो क्या है, हर व्यक्ति की पहुंच के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और एक्सेस में क्या रहता है आपका कि शिक्षा जो अधिकार है, भाषा है, अनुवाद है, पुस्तकालय है, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों तक क्या है, बच्चा का जो पहुंच से संबंध रखता है। दूसरा कंसेप्ट की इन्होंने बात की थी कि जो कंसेप्ट हैं या जो अवधारणाएं हैं उनसे बच्चे को परिचित करवाया जाए, धारणाओं से बच्चे को परिचित करवाया जाए। फिर है क्रिएशन या निर्माण, क्रिएशन या निर्माण कैसे, जैसे ज्ञान का क्या है, ज्ञान का क्रिएशन करें, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को क्रिएट करने का प्रयास करें, नए नए माध्यम से, नई नई ज्ञान के तरीकों से, नए नए टेक्नोलॉजी के तरीके लगा करके, नई नई साइंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी को जोड़ करके जो है शिक्षा को क्या है, हर बच्चे की तक पहुंच बनाएं और उसके जो कंसेप्ट हैं ज्ञान के वो क्लियर करें। उसके साथ साथ क्या है, ज्ञान का निर्माण करें। निर्माण के बाद फिर है प्रयोग या एप्लीकेशन, जो सिद्धांत या नियम हम बनाते हैं उनको प्रयोग के अंदर कैसे लाना है, इस पर भी काम करने का सुझाव इन्होंने दिया। और प्रयोग के बाद इन्होंने कहा कि जो सेवाएं हैं या जो सर्विसेज हैं उनके अंदर उनको लाया जाए। सेवाएं कौन कौन सी जो सेवाएं हैं किस फील्ड के अंदर शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब इस पर भी जो है वो सर्विसेज के अंदर क्या है, जो नागरिक हैं, जो सेवाएं हैं जो ई गवर्नेंस से जुड़ी हुई है, कहता है कि उनको को भी संकेत करती है। और इन क्षेत्रों की विस्तार पूर्वक जो है वो व्याख्यायित यहाँ पर इन्होंने करने का प्रयास किया है। अब एक्सेस टू नॉलेज की अगर हम बात करें, ज्ञान की पहुंच की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले इसमें आपका क्या आता है, इसमें आपका आता है शिक्षा का जो अधिकार है। शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन की बात इसमें करें तो राइट टू एजुकेशन के अंदर क्या था कि शिक्षा जो है वो हर बच्चे का अधिकार होना चाहिए। कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो है वो शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहे। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत यही है। और इस बात को दोहराया गया था कि शिक्षा के अधिकार पर प्रस्तावित जो कानून है केंद्र सरकार की ओर से क्या है, उनको वित्तीय सहायता पे वचन देती है। केंद्रीय सहायता के साथ साथ क्या है, राज्य सरकारें भी जो है वो इस काम को पूरा करने में अपना सहयोग दे। दूसरा इन्होंने इसके अंदर बात की थी कि जो भाषा है, तो भारत क्या है, आपको पता है सभी को कि भाषा जो भारत है वो एक बहुभाषी देश है। इसके अंदर जो है वो लगभग 22 भाषाएं बोली जाती हैं
और लगभग 1600 जो 52 मातृभाषाएं हैं वो, और वो जो बोलियां हैं वो बोली जाती हैं। कितनी? 1652। तो कहता है कि समाज के सभी वर्गों के लिए विद्यालय शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराना अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी भाषा से, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से बिलोंग करता है, लेकिन भाषा जो है वो क्या है, लेकिन जो शिक्षा है वो क्या है, हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति को शिक्षा तक हमने पहुंचाना है। और आगे चलकर क्या है, आयोग ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण के शिक्षण विज्ञान में सुधार की आवश्यकता और जो पारंपरिक जो तरीके थे शिक्षण विधियों को, उनको क्या है कि वो कहते हैं कि सिर्फ एक उनको पूरक के रूप में प्रयोग किया जाए, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया जाए। थर्डली इन्होंने बात की थी ट्रांसलेशन की या अनुवाद की। इन्होंने बात की कि अनुवाद के माध्यम में जो भारत जैसा बहुभाषी देश है वहां पर अगर अनुवाद प्रणाली को अपनाया जाता है तो शिक्षा के क्षेत्र में काफी योगदान दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद पुस्तकालयों पर बात की, लाइब्रेरीज की इन्होंने बात की कि बहुत ज्यादा मात्रा में पुस्तकालय क्या है, खोले जाएं, और जो ये पुस्तकालय हैं ये क्या होते हैं, ज्ञान का भंडार होते हैं, क्योंकि व्यक्ति क्लासरूम में जो सीखता है उसके बाद जो कुछ चीजें क्या है, क्लासरूम में तो जैसे कोई टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो पढ़ाते समय तो बच्चे को सारा याद हो जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, बच्चे को रिवीजन की भी जरूरत होती है। ठीक है, सेल्फ स्टडी की भी बच्चे को जरूरत होती है, तो वो जो पुस्तकालय के माध्यम से क्या है, अब उसका जो खाली समय है उसमें वो उसका प्रयोग करके, पुस्तकों का प्रयोग करके अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चला सकता है, रिवीजन की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकता है, और उसके साथ साथ जो है वो सिलेबस की बुक्स के अलावा भी बहुत सारी और रेफरेंस बुक्स भी जो है वो वहां पर देख सकता है। और इसके लिए क्या है, सभी पुस्तकालयों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय योजना की तैयारी की इन्होंने बात की थी। ठीक है, और जो पुस्तकालय प्रबंधन को क्या है, उन्होंने ये कहा कि इसको भी आधुनिक बनाया जाए। जैसे हम आजकल वर्तमान में देख रहे हैं कि डिजिटल लाइब्रेरीज का ट्रेंड आ गया है कि हर चीजें आपको क्या है लाइब्रेरी के अंदर जो है वो डिजिटल फॉर्म में मिलने लगी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि सभी पुस्तकालयों में जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटी का प्रयोग है, उसको बढ़ाया जाए। और जो देखिए जो अब ये हमने जो देखने को भी मिलता भी हमें है कि हर जगह क्या है, आईसीटी का प्रयोग लाइब्रेरी के अंदर जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके बाद जो पुस्तकालयों के जो स्टाफ है, जो लाइब्रेरी का स्टाफ है, उनका क्या किया जाए, उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाए उनका। ठीक है, कि जो है वो जो लेटेस्ट जो तरीका जो रिकमेंडेशंस इन्होंने दी हैं उनको लागू करने वाला स्टाफ जो है वहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एक केंद्रीय पुस्तकालय विद सेंट्रल लाइब्रेरी फंड की स्थापना की बात इन्होंने की, और निजी ग्रहों संग्रहों को क्या है, अनुदान की सुविधा देना। जो निजी लाइब्रेरी जो खोलते हैं, जो व्यक्तिगत लेवल पर, जैसे इन्होंने विकेंद्रीकरण की बात की है, तो जो प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट लेवल पे भी जो खुले हुए हैं उनको जो ग्रांट देने की रिकमेंडेशन इन्होंने की थी। और जो है एनकेसी की अगर हम थोड़ा सा और आगे डिटेल में देखें तो इन्होंने जो हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क की बात की थी, और राष्ट्रीय जो है नेशनल नॉलेज नेटवर्क की बात इन्होंने की थी कि जो है हेल्थ के जो उसके लिए भी क्या है, व्यापक स्तर पर जो है शोध किए जाएं, औषधि विज्ञान का अध्ययन बच्चे को करवाया जाए, रिसर्च की जाए, रोगियों की देखभाल के लिए भी क्या है, उनके विकास के लिए जो स्टेप्स हैं वो हमारे द्वारा उठाए जाए या भारत सरकार द्वारा उठाए जाए। इसके बाद इन्होंने एक मेन चीज और थी, पोर्टल पर इन्होंने काम किया कि पोर्टल किसी व्यक्ति अथवा प्रयोगकर्ता को क्या है, विषय सामग्री को व्यक्तिगत करने तथा उसके निजी संपादन हेतु वेबसाइट को देखने के लिए क्या है निर्मित करने वाला एक वातावरण होता है, कस्टमाइज ट्रांजैक्शनल वेब जिसको कहते हैं। आजकल तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा ही नहीं जिसको पोर्टल या वेब का नाम पता हो। तो ये जो रिकमेंडेशन थी ये भी किसकी थी, ये भी एनकेसी के द्वारा ही रिकमेंड किया गया था। और इसमें क्या था, आयोग में जैसे प्रमुख विषय थे, क्षेत्र थे, जैसे जल है, पानी है, ऊर्जा है, बिजली है ना, वातावरण है, जो टीचर हैं, टीचर्स का जो हेल्थ है, बच्चे हैं, रोजगार है, कृषि है, नागरिक है। पोर्टल के लिए क्या है, सब पर पोर्टल बनाने का जो सुझाव था वो एनकेसी के द्वारा दिया गया था। पोर्टल्स क्या है, विभिन्न स्टेक होल्डरों के जो विभिन्न जो क्षेत्र हैं उससे संबंधित सूचना के लिए क्या है, विंडो सूचना देने का भी जो काम था वो जो स्टेक होल्डरों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा उन्होंने कहा कि उनके द्वारा ये प्रोवाइड किया जाए और सुनिश्चित किया जाए और कि उनका एक क्या है, राष्ट्रीय चरित्र है। तो एनकेसी ने जो पोर्टल की स्थापना की उसमें से मेनली जल संबंधी थे, जल संबंधित अर्गाहम ट्रस्ट के द्वारा जो विकसित किया गया, दूसरा ऊर्जा से संबंधित, तीसरा शिक्षकों से संबंधित और चौथा बायोडाइवर्सिटी से संबंधित था। ठीक है, और ये तो स्टूडेंट्स ये बहुत सारे जो हैं
रिकमेंडेशंस उनकी दी गई थी, उनके द्वारा बहुत सारे काम उनके द्वारा किए गए थे। लेकिन फिर जब सरकार बदली तो क्योंकि ये जो था 3 साल के लिए गठित किया गया था, तो फिर जो है वो इस संस्था को क्या कर दिया गया था, जैसे ही सरकार का बदलाव हुआ इस संस्था को डिसमिस कर दिया गया। लेकिन इनके जो सुझाव हैं वो आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एनकेसी पर आज का लेक्चर, जिसमें एनकेसी का जो गठन है वो किस प्रकार से हुआ, उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य और लक्ष्यों के साथ साथ इनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो क्या थी, और जो इसका संगठन कैसे किया गया, और फोकसिंग एरिया पर जो है वो उन्होंने क्या किया है, इस को चर्चा करने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ काफ़ी हेल्पफुल लेक्चर आपके लिए रहा होगा इसको समझने में। थैंक यू।